आदाब। मैं हूं हसन आसिफ। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी के सिलसिले से। जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा प्रोग्राम खासकर उन डिजीज़ के सिलसिले से है जो आज इस समाज और मुआशरे में फैली हुई हैं। और हम बात करेंगे हमारे और आपके अजीज़ मेहमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो हमें बताएंगे इस बीमारी के सिलसिले से। राजेंद्र प्रसाद जी डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन के और साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ पहले भी कई एपिसोड्स में बने रहे और आपके एपिसोड्स का हम चमत्कार कहें या मिरेकल कहें कि जो प्रोग्राम आपका था उसमें जो आपने बीमारी के सिलसिले से लोगों को बताया कि आखिर बीमारी क्यों होती है, चाहे वो आपने पॉल्यूशन के सिलसिले से बताया हो या ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले से, जितने भी एपिसोड्स में आपने जो भी बातें अहम बातें बताई ख़ासकर आवाम को, व्यूवर्स को, तो उन लोगों ने उस पर गौर व फिक्र किया और यकीनन एक सही डॉक्टर का चुनाव भी किया। डॉक्टर साहब, आज समाज में जैसे देखा जाए बहुत सारी बीमारियां फैल चुकी हैं जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। उन्हीं में से एक नई बीमारी उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी शुरुआत हुई है, जिसे ILD के नाम से जानते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे ख़ास कर व्यूअर्स को बताएं कि ये कौन सी बीमारी है। देखिए, ILD अभी बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। मैं जब MD कर रहा था 76 से लेके और 79 के बीच में, तब हम लोग सिर्फ ILD का एक सेमिनार पढ़ा करते थे किताबों में जी। कोई केस हमको देखने को नहीं मिलता था जी। लेकिन पिछले 15-20 सालों में ILD की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है जी। ILD जिसे हम एक्चुअल में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है कहते हैं, तो ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये लगभग 160 बीमारियों का समूह है। अच्छा। और इसमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं जी। समय समय पर इसको क्लासिफाई भी किया जाता है। इसमें बहुत सी बीमारी इलाज वाली भी है जी। और बहुत सी इसमें जो प्रकार हैं उनका इलाज बिल्कुल नहीं है या उनमें डेथ जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो सवाल इस बात का कि ILD में होता क्या है। जी। ILD में जो लंग्स का जो सबसे छोटे हिस्से जो इंटरस्टिशियम जिसे हम कहते हैं, जी। जहाँ एल्यूलाई होते हैं, इंटरस्टिशियम होते हैं, वहाँ पर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जी। तो जिसकी वजह से लंग्स जो हैं कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब मैंने कहा इसमें एक बीमारी नहीं है, 160 बीमारियों का समूह है। ओहो। लेकिन सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग ILD की पहचान कैसे करते हैं। जी। पहचान में ये है कि ये बीमारी में मरीज को सांस फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे सांस आपने सुना है, अस्थमा की बीमारी होती है, COPD की बीमारी होती है, हम आपके साथ कई कार्यक्रम कर चुके हैं। तो ये सब सांस फूलना बहुत लंबे समय का होता है। जी। अस्थमा बचपन से शुरू हो जाती है, COPD 30-40 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और उसका कोई ना कोई कारण है। जी। अस्थमा जैसे जेनेटिक बीमारी है, COPD स्मोकिंग की वजह से होती है मेनली। ILD का जो इसमें जो मेन जो बीमारी जिससे हम लोग घबराते हैं या मरीज भी घबराते हैं, वो एक वैरायटी है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, IPF। जी। और IPF में यही है कि इसमें जो सांस फूलना शुरू होती है हफ्ते और महीने का सिम्टम होता है, यानी अच्छा, तकलीफ इतनी बढ़ने लगती है कि कुछ हफ्तों से या 2-4 महीनों से ज़्यादा मरीज़ घर में बैठ ही नहीं सकता, वो तकलीफ़ उसकी सांस की। और इसमें जो सांस जो फूलती है, सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या कुछ मेहनत वाला काम करेंगे तब सांस फूलना शुरू होगी। जी। तो ILD का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। जी।
आईएलडी को, जैसे हम जो डॉक्टर जो क्वालिफाइड चेस्ट वाले डॉक्टर हैं जो आईएलडी को समझते हैं, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि ये तो 1 मिनट की डायग्नोसिस है जी। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य बस ये है, चूँकि बीमारी नई है, पहले चूँकि बीमारी नई है तो पहले इसकी पढ़ाई होती नहीं थी, तो अब जो लोग नए पढ़ के निकले उन्हीं को समझ में आएगी जी। तो ये कहने का मतलब इसको लोग कंफ्यूज करते हैं अस्थमा से, सीओपीडी से जी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कि इसको टीबी से भी कंफ्यूज करने शुरू करते हैं। लेकिन बीमारी इतनी डिस्टिंक्ट है, अगर कोई बीमारी के बारे में जानता है तो बीमारी की डायग्नोसिस 1 मिनट में हो जाती है। बेशक। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि बीमारी होती कैसे, या आईएलडी बीमारी कैसे हो जाती है? बड़ा सवाल आपका, बहुत वाजिब, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। अब इसमें मोस्ट ऑफ द जो हैं वो कॉज अननोन है जी। पता नहीं है कि क्यों बीमारी होती है जी। इसीलिए इलाज के लिए ये बहुत अच्छी बीमारी नहीं है। नेचुरली जिस बीमारी का पता नहीं होता है तो उसका, जैसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को ले लीजिए, 1882 के पहले पता ही नहीं था टीबी क्यों होती जी। तो उसका कोई इलाज नहीं था। और जब पता लग गया कि टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है तो अब टीबी का 100% इलाज हो जाता है। तो अभी इस बीमारी की स्थिति ये है, मोस्ट ऑफ द 160 में से काफ़ी बीमारियों का ये पता ही नहीं है ये क्यों होता है जी। अब बहुत कुछ फैक्टर्स जो ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता हूँ, जैसे स्मोकिंग है जी। पोल्यूशन है जी, हवा का असर, बिल्कुल। हाँ, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, जैसे कुछ इसमें बीमारी एक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है जो कबूतर के एक्सपोजर से होती है। कबूतर जिनके घरों में पालते हैं तो उनका जो निकलता है वो धूल जो है उससे वो अंदर जा कर के ये बीमारी करती है। अच्छा। तो कुछ का तो नोन है लेकिन बहुत सी बीमारियों के बारे में अभी इसके बारे में पता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखिए, मैंने कहा ना कि आईएलडी का जो मेजर सिम्टम है वो है सांस फूलना, मेन सांस मेन फूलना। अच्छा। और खांसी। अच्छा। जब सांस फूलेगी तो खांसी, जैसे और आपने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, सीओपी, इनमें बलगम भी आता है। लेकिन ऐसे बीमारों को जो आईएलडी के मरीज हैं उनमें आम तरीके से बलगम नहीं आता है। उनको खांसी से शुरुआत होती है, फिर सांस फूलता। सांस कैसे फूलती है? जब आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो वो सांस फूलती है और ये बहुत दिन आदमी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। इसीलिए अक्सर जो हमारे लोगों के पास मरीज आते हैं वो या तो कुछ हफ्तों की परेशानी होती है या कुछ महीनों की परेशानी होती है, जिससे हम सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात बताई। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात बताई। हकीकत में आपने जैसे इसके पहले ही बताया कि कबूतर के पर फड़फड़ाने से भी जो गर्द निकलती है उससे भी कहीं ना कहीं ये बीमारी होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए इसके सिलसिले से? देखिए, डायग्नोसिस तो बीमारी की ऐसा ना कि मरीज हम पे आता है, मैंने कहा कि 1 मिनट के अंदर हम उसका सिम्टम सुनते हैं। हम चेस्ट को आला लगा के, आपने देखा होगा हम लोग अक्सर आजकल टेट करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार का एक फाइंडिंग मिलती है, क्रेफ्ट जिसे हम कहते हैं, इंस्पिरेटरी क्रेफ्ट कहते हैं। तो उसको सुन करके हमको इतना अंदाज तो लग जाता तुरंत कि ये बीमारी आईएलडी की है। अच्छा। अब मैंने बताया आईएलडी में 160 बीमारियां हैं, एक बीमारी तो है नहीं। तो अब कौन सी वैरायटी की बीमारी है ये मुश्किल काम है जी। इसको ये बताने, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी हिसाब से डिपेंड करेगा जी। कि मैंने कहा बहुत से इलाज वाले हैं, बहुत से बिना इलाज के वाले भी हैं जी। तो उसके लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। अब सीटी स्कैन की भी बड़ी भ्रांति है। सीटी स्कैन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हमको ये सब क्लासीफाई नहीं कर मिलेगा कि कौन सी बीमारी है। तो हम अक्सर लोग जो रेडियोलॉजी के लोग हम कहते हैं भाई सीटी अच्छा नहीं करोगे तो हम इसमें एक विशेष प्रकार की सीटी होती है, क्वालिटी उसकी डिफाइंड है, उस क्वालिटी की होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि इससे भी अगर नहीं पता लगा तो हम फिर कभी कभी बायोप्सी करते हैं जी। ब्रांकोस्कोप के जरिए डाल करके और लंग से थोड़ा टुकड़ा निकाल लाते हैं और उस बायोप्सी की मदद से भी
बहुत से ब्लड के भी जांच किए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी मरीजों में बायोप्सी की ज़रूरत बहुत मरीजों में नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत से मरीजों में ज़रूरत पड़ सकती है कि एग्जैक्ट उसका क्या है, कौन सी बीमारी है। तो उस हिसाब से यही सब जांच कॉमन जाते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, खून की जांच हो गई, और सीटी स्कैन हो गया, और ब्रांकोस्कोपी हो गई, और ब्रांकोस्कोपी के बाद कभी कभी लंग बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज हम किस तरह से करें? अब इलाज तो आपने ऐसा है कि इलाज मैंने कहा कि चूँकि 160 बीमारियों का समूह है जी, उसमें बहुत सी बीमारियां हैं, उनका इलाज संभव है, ठीक से हो जाता है, और बहुत सी बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत ही ख़राब है, उनका कोई दवा नहीं रिस्पांस करती। लेकिन ये चूँकि इसमें इम्यूनोलॉजी का भी, तो स्टेरॉयड एक दवा है। स्टेरॉयड का रोल पहले तो बहुत था, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेरॉयड का रोल कुछ ही उसमें है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है तो स्टेरॉयड काम कर सकती है। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, जैसे एजाथाइप्रिम है, साइक्लोफॉस्माइड है, और आजकल IPF का मैंने कहा, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसमें जो है वो 2 दवाएं और नई आ गई हैं, जिसे हम फाइब्रोडोन है, और दूसरा जो है निन्टेनिब है। तो ये दवाएं थोड़ी महंगी ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा बहुत, ये जो लंग का जो फंक्शन है, इसमें लंग का फंक्शन पुअर हो जाता है। कोई चीज़ अगर फाइब्रोज होगी तो लंग फंक्शन बहुत पुअर हो जाएगा। तो ये दवाएं किसी हद तक थोड़ा बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन जैसे बताया, ये इसकी स्पेक्ट्रम ऐसा है, कुछ तो बीमारियां हैं बिल्कुल सही हो जाती हैं, और कुछ बीमारियां में जो है वो 3-4 साल से ज़्यादा ज़िंदगी रिपोर्टेड ही नहीं है। और कभी कभी तो हम लोग कहते हैं कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस अगर है, जिसका हम देख करके काफ़ी हद तक एक्सरे CT को देख करके अंदाज लगने लगता है, तो वो हम उसका इलाज मुश्किल है, महंगा भी है, और उसमें लोग अक्सर 3-4 सालों में लोगों की डेथ हो जाती है। तो हमें ये कहना है कि इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों ने देखा, पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं, लोग या तो अस्थमा की दवाई करते हैं 1-2 साल, फिर COPD करते हैं, फिर कभी कभी TB का भी करते हैं, उससे समय का बर्बादी होती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, अगर किसी इंसान को 30-40 साल के ऊपर का हो, और उसकी सांस अचानक हफ्तों और महीनों भर से सांस फूलना शुरू हो, और परेशानी बढ़े, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कम से कम ये पता लग जाए ILD है। ILD का पता लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसमें किस तरह की ILD है, इसका जब तक स्पेशलाइज जगह पर नहीं जाएंगे तब तक पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा इलाज उसी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, हम एक बात आपने एक सवाल और किया था कि रोकथाम के लिए क्या किया जाए। अब रोकथाम के लिए तो जब हमें पता ही नहीं है क्यों होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, लेकिन जैसे मैंने कहा भाई, जिनको पिजन से एक्सपोजर से है उनको हम कहते हैं भाई आप घर से हटाइए, उससे मत एक्सपोज होइए। जिनको मान लिया स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी ये बीमारी कुछ लोगों में होती है, कहते हैं भाई स्मोकिंग को हटाइए। तीसरा, बायोमास फ्यूल, ये जो लकड़ी कंडे का इस्तेमाल होता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत लोग, जो इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर होता है, जो पोल्यूशन लेवल है, ये अब इन सबों के रोकथाम के लिए तो पर्सनल लेवल पर हम लोग यही बताते हैं भाई आप धूमपान नहीं करिए, धुएं का एक्सपोजर ना लीजिए, अगर घर में एनिमल्स हैं, पिजन्स हैं, तो उनको हटा दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत रोकथाम किया जा सकता है। लेकिन लब्बो-लबाब ये है कि जब ILD डायग्नोज होती है तो आदमी घबराता है और चूँकि घबराता इसलिए है क्योंकि इलाज बहुत सी बीमारियों का अच्छी तरह से संभव नहीं। बेशक, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। हकीकत में ये है कि डॉक्टर साहब हर बीमारी ही जानलेवा नहीं होती, कुछ बीमारियों के इलाज भी हैं, उनका अगर हम सही तरीके से उपचार करें, इलाज करें तो यकीनन हम फिर से सेहतयाब हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर साहब अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।